नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर में 30 जून 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि आपके एग्जाम CHSL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC, इंटेलिजेंस ब्यूरो, CPUSI, दिल्ली पुलिस एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम के साथ साथ बैंकिंग अवेयरनेस के लिए भी यह हेल्प करेगी। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। आज के नेशनल अफेयर्स में राष्ट्रीय मामलों में खबर है, यूएस वैक्सीन मॉडर्ना इंक्लूडेड इन WHO लिस्ट विल नॉट बी टेस्टेड इन इंडिया। यानी WHO की सूची में शामिल यूएस वैक्सीन मॉडर्ना का भारत में परीक्षण नहीं होगा। यानी भारत को चौथी वैक्सीन मिल चुकी है। इससे पहले अगर हम बात करें तो स्पुतनिक भारत में आ ही चुकी है और उसका वैक्सीनेशन किया जा रहा है। रूस से आई थी। कोविशील्ड और कोवैक्सीन पहले से ही कार्य कर रही थी। तो अनदर वैक्सीन विल नाउ बी इंक्लूडेड इन द कोरोना वैक्सीनेशन स्कीम। तो ये ध्यान रखेंगे। ऑन जून 29 the American pharma company Moderna vaccine has been approved for emergency use in India। यानी भारत में इसके प्रयोग के लिए अनुमति मिल गई है। इसके लिए द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड सिप्ला कंपनीज एप्लीकेशन फॉर इमरजेंसी यूज ऑफ मॉडर्ना एज द फोर्थ वैक्सीन इन इंडिया। ये सीधे सीधे याद रखेंगे। और यह टीका दिस वैक्सीन कैन बी स्टोर्ड सेफली फॉर अप टू 7 मंथ, यानी 7 महीने तक इसे सुरक्षित हम रख सकते हैं। इट कैन बी स्टोर्ड सेफली बिटवीन -25 टू 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मॉडर्ना की पहली खेप अगले महीने भारत आएगी, फिर उसकी जांच की जाएगी। कहां? कसौली में, हिमाचल प्रदेश में है। फिर उसके बाद 100 पीपल्स पर इसका वैक्सीन, जो पीपल गेट वैक्सीनेटेड दे विल बी ऑब्जर्व्ड एंड only after this the vaccine will be available in hospitals। अब बात करते हैं वर्ल्ड 5th longest high speed car testing track in इंदौर। दोस्तों यह मध्य प्रदेश में स्थित इंदौर से 24 किलोमीटर दूर पीथमपुर सुना होगा। इसे डेट्रॉयट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ ऑटोमोबाइल कंपनियां भी बहुत हैं। तो एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का 5वां सबसे लंबा हाई स्पीड कार टेस्टिंग ट्रैक का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया। तो यह जो है इस ट्रैक पर 250 किलोमीटर की रफ्तार से सुपर कार की टेस्टिंग हो सकेगी। पीथमपुर में बने इस ट्रैक की लंबाई जो है वह 11.30 किलोमीटर है। द लेंथ ऑफ द ट्रैक बिल्ट इन पीथमपुर विच लेंथ कितनी है? 11.30 किलोमीटर। द लॉन्गेस्ट ट्रैक इन द वर्ल्ड एज लेंथ ऑफ 21 किलोमीटर विच इज इन जर्मनी। यानी विश्व का जो सबसे लंबा ट्रैक टेस्टिंग कहां है? वह जर्मनी में है, याद रखिएगा। तो इस तरह से पीथमपुर ट्रैक दुनिया में 5वां सबसे लॉन्गेस्ट होगा। और दोस्तों द स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी है पीथमपुर। इंदौर से 25 किलोमीटर बताया ही, और यहाँ 1500 कंपनियां कार्यरत हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों। RKS भदौरिया बिकम्स द फर्स्ट फॉरेन मिलिट्री चीफ टू इंस्पेक्ट एयरफोर्स परेड इन बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश में वायुसेना परेड का निरीक्षण करने वाले पहले विदेश सैन्य प्रमुख बने RKS भदौरिया। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश ने 1971 में इसे, जो वर्तमान बांग्लादेश है, इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। तो 71 के युद्ध में बांग्लादेश का सृजन हुआ था। तो भारत बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ करते हुए इस बार एयर चीफ मार्शल RK भदौरिया वाज ऑन 2-day विजिट टू द नेबरिंग कंट्री फ्रॉम मंडे एट द इन्विटेशन ऑफ हिज बांग्लादेशी काउंटरपार्ट एयर मार्शल शेख हन्नान to review the passing out parade and commissioning ceremony at the
बांग्लादेश एयरफोर्स एकेडमी इन जशोर। यह भी महत्वपूर्ण है। और इस बार द फंक्शन वाज ऑर्गेनाइज ऑन द ओकेजन ऑफ प्रेसिडेंट परेड 2021। और दोस्तों इस बार 50वीं वर्षगांठ भी होगी। और पहले वहां के फर्स्ट प्रेसिडेंट वंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी भी है 2021 में। थोड़ा सा बांग्लादेश को देख लेते हैं। यह भारत का एक समय में अभिन्न अंग था। 1947 में भारत का विभाजन हुआ तो यह भाग पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। पाकिस्तान का पूर्वी पाकिस्तान यह कहलाया। अब यह 1971 के बाद बांग्लादेश हुआ। यहां पर हमारे देश की नदियां जैसे गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी गोलपाड़ा की पहाड़ी से मुड़ रही है, जमुना, और ये जब दोनों मिल जाती हैं तो मेघना नाम से विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये माउथ ऑफ द गंगा कह सकते हैं। और गंगा देखिए शुरू में भी 2 शाखाओं ब्रांच में होती है और लास्ट में भी एक भागीरथी नाम से यह बांग्लादेश में जा रही है। और एक हुगली नदी, और हुगली रिवर इज मोस्ट ट्रीचरस रिवर, विश्वासघाती नदी कहा जाता है। और कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ हुगली रिवर, और यह जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस तरह से यह बांग्लादेश भारत के 5 राज्य से स्पर्श करते हैं। सबसे ज्यादा ये देख रहे हैं ना, पश्चिम बंगाल ही टच करता है। तो इसको याद करने का आसान तरीका है, पत्री में मियाँ याद रखिएगा। पत्री में मियाँ, इसका मतलब क्या हुआ? पी फॉर पश्चिम बंगाल, त्रा से त्रिपुरा, मे से मेघालय, मी से मिजोरम और आ से असम। और यहाँ की जो करेंसी है वो टका है। अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में। तुर्की एंड अजरबैजान बिगिन ज्वाइंट लाइव फायर मिलिट्री एक्सरसाइज। दोस्तों तुर्की और अजरबैजान ने बाकू में, बाकू कहां है? अजरबैजान की कैपिटल है। इट इज द कैपिटल ऑफ अजरबैजान विच इज फेमस फॉर पेट्रोलियम ऑयल। तो पेट्रोलियम ऑयल के लिए यह फेमस है। बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पादन केंद्र हुआ करता था, आज भी यहां से उत्पादन होता है। तो बाकू में संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है किसने? टर्की एंड अजरबैजान ने। और इसी महीने की शुरुआत में दोनों देशों ने सैन्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत भी हुए थे। तो इस एक्सरसाइज का नाम जो रखा गया मुस्तफा केमल अतातुर्क 2021 नाम का यह अभ्यास 30 जून तक चलेगा, यानी आज तक। इसमें 600 कर्मी, लगभग 40 टैंक, बख्तरबंद वाहन और 7 हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सरसाइज इज टू improve the interaction between the army unit of 2 countries during combat missions, develop the military decision making skills of the commanders and their ability to manage the military units। यानी इसका उद्देश्य है इस सैन्य अभ्यास का कि इसके दौरान दोनों देशों की सेना की इकाइयों के बीच बातचीत में सुधार करना, कौशल और मजबूत करना, प्रबंधन करना, यह सब है। और आइए देखते हैं यहाँ पर ये कहाँ हो रहा है। यह जो सैन्य, यह जो कह सकते हैं, ये टर्की आप देख रहे हैं, ये टर्की है। ये अजरबैजान आप देख सकते हैं, ये है अजरबैजान की कैपिटल है बाकू। और यह जो है टर्की की राजधानी अंकारा है। कल भी हमने चर्चा किया था यूक्रेन, यहाँ ब्लैक सी की चर्चा किया था। यहाँ पर थोड़ा सा जान लीजिए कि टर्की और अजरबैजान के बारे में। तो टर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान हैं, यहाँ की राजधानी अंकारा है। दोस्तों यहीं पर विश्व की सबसे खारे पानी की झील भी है, यानी सैलाइन लेक इन द वर्ल्ड इज लेक वॉन इन टर्की, याद रखेंगे। और यहाँ की जो करेंसी है लीरा है। और अजरबैजान की कैपिटल बाकू है। यहाँ के प्रधानमंत्री अली असदो हैं और राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव हैं। और अजरबैजानी मन्नत यहाँ की वह करेंसी है। अब बढ़ते हैं पाकिस्तान। सेक्रेट मिनी सबमरीन स्पॉटेड एट कराची नावल बेस। 5 साल बाद कराची नावल बेस पर दिखी पाकिस्तान की सेक्रेट मिनी सबमरीन। द फर्स्ट पिक्चर ऑफ द सेक्रेट मिनी सबमरीन ऑफ द पाकिस्तान नेवी हैज फाइनली बीन रिवील्ड। खुलासा हुआ है। और यह पहले जो है 2016 में इस खुफिया हथियार को दुनिया की नजरों से चुराने का काम कर रहा था। कौन? पाकिस्तान। और नाउ दिस सबमरीन हैज बीन सीन डॉकिंग एट द नावल पोर्ट इन कराची।
कराची में इसे देखा गया है। तो द सबमरीन वॉज ब्रॉट हियर फॉर रिपेयर विच वॉज वाई नो कवर was put on it, यानी इस पर कवर नहीं डाला गया था, यही कारण है कि सैटेलाइट के द्वारा इसको पकड़ में आ गया है। पाकिस्तान अक्सर इस तरह के हरकतें करता है, वह वेपन्स को छुपाने का काम करता है। तो ऐसे में यहां पर आप देख सकते हैं कि 2020 को कराची में पीएनएस इकबाल नेवल बेस पर आयोजित पाकिस्तान नेवी सील्स कोर्स फाइटिंग परेड के एक वीडियो में देखा गया। कराची में स्थित पीएनएस इकबाल पाकिस्तानी विशेष बल नौसैनिक विंग का यह हेडक्वार्टर भी है और इसे 1971 के युद्ध में वॉर में भारत ने इसे तबाह कर दिया था। क्या इस जो यह सबमरीन जो मिनी सेक्रेट सबमरीन है, इसका भारत को इससे खतरा है? इज दिस ए थ्रेट टू इंडिया? तो पाकिस्तान की यह मिनी पनडुब्बी आकार में तो बहुत छोटी है। In such a situation, it can easily infiltrate the Indian Sea टेरिटरी, यानी ऐसे में यह आसानी से भारतीय समुद्री क्षेत्र में घुसपैठ कर सकती है, क्योंकि इंडियन सी टेरिटरी में यह आसानी से प्रवेश कर सकती है। बीइंग स्मॉल, इवन सोनार सिस्टम एंड रडार्स कैन नॉट कैच इट easily. However, it can only perform tasks such as intelligence and field reconnaissance missions. यानी छोटा होने के कारण सोनार सिस्टम और रडार भी इसे आसानी से नहीं पकड़ पाएंगे और यह खुफिया तथा टोही मिशन जैसे कार्य कर सकती है। इससे पाकिस्तान को कोई बड़ा मिशन पूरा नहीं कर सकता। यह संकरे इलाके में घुसकर खुफिया जानकारी जुटा सकती है, तो इसलिए थोड़ा सा भारत को इससे सतर्क भी रहना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में। देयर आर 4707 ग्लेशियल लेक। दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं ग्लेशियल लेक, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए जो झीलें होती हैं कई प्रकार से निर्मित होती हैं, यानी जैसे एओलियन इफेक्ट के द्वारा निर्मित झील यानी वायु अपर्दन से निर्मित झील होती हैं, लैगून लेक्स होती हैं, ड्यू टू लैंड स्लाइडिंग होती हैं, ड्यू टू ग्लेशियल एक्शन। तो आज हम बात कर रहे हैं ग्लेशियल एक्शन के द्वारा निर्मित झील। तो हमारे देश के जल शक्ति मंत्रालय ने गंगा बेसिन ग्लेशियल लेक एटलस को जारी किया है। इससे पता चला है कि गंगा बेसिन में 4707 ग्लेशियल लेक हैं, जो कि 20,685 हेक्टेयर एरिया को कवर कर रही हैं। देयर टोटल कैचमेंट एरिया इज अबाउट 2,47,109 स्क्वायर किलोमीटर है। द स्टडी पोर्शन ऑफ गंगा रिवर बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ इंडिया एंड ट्रांस बाउंड्री। तो ये जो एटलस जारी किया गया है, जैसे गंगा नदी का बहुत सारी सहायक नदियां सब कहां से, हिमालय से आ रही हैं, नेपाल भूटान होते हुए तिब्बत से आ रही हैं, तो यह पूरा क्षेत्र को यानी कि ट्रांस मतलब सीमा पार क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया गया है। और मौजूदा 4707 जो ग्लेशियल लेक्स हैं उसमें अकेले 2437 ग्लेशियल लेक्स कहां से हैं? सबसे ज्यादा कोसी नदी बेसिन और कोसी रिवर, जिसे सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है, यह कहां से आती है? गोसाई थान ग्लेशियर से आ रही है, नेपाल होते हुए आती है और यह बिहार के कुरुशेला नामक स्थान में गंगा से मिल जाती है। तो दिस इज फॉलोड बाय 1260 ग्लेशियर लेक इन घाघरा रिवर। घाघरा नदी कहां? छपरा में जाकर के मापुतोचुंग ग्लेशियर से आ रही है और यह जाकर के यूपी के बिहार के छपरा जिले में गंगा से मिल जाती है। इसी तरह से गंडक नदी ये भी नेपाल हिमालय से आ रही है और यह पटना के समीप गंगा से मिल जाती है। 295 ग्लेशियर लेक इन अपर गंगा बेसिन, 50 इन शारदा एंड 36 इन यमुना बेसिन। So this atlas will be helpful in managing glacial lakes as well as mitigating potential threat from glacial lake outburst, फ्लड एंड क्लाइमेट चेंज। तो यह जो एटलस काफी मदद करेगा इन झीलों में हो रहे परिवर्तन, इसमें जल की मात्रा का बढ़ना या जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो भी यहाँ पर समस्याएं दिखेंगी, इस एटलस के जरिए काफी मददगार सिद्ध होगा। दिस एटलस इज ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड सिस्टमैटिक डेटाबेस of large glacial lakes over 0.25 hectare present in the Ganga's river basin.
तो यह एटलस गंगा नदी बेसिन में 0.25 हेक्टेयर से अधिक बड़ी हिमनद झीलों का एक व्यापक व्यवस्थित डाटा बेस देगा और विच हैज बीन प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ डाटा रिसीव फ्रॉम सैटेलाइट। तो यह जो है इससे जलवायु परिवर्तन और वहां पर बाढ़ सूखा ये सब पता किया जा सकेगा इस डाटा एनालिसिस से। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट स्कीम में। आज हम बात करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। यह इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 22 जनवरी 2015 को हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। अंडर दिस स्कीम द पेरेंट्स ऑफ गर्ल चाइल्ड विल हैव टू ओपन ए बैंक अकाउंट फॉर देयर डॉटर इन एनी नेशनल बैंक और नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस अंडर विच दे हैव टू डिपॉजिट ए fixed amount from the time the daughter's bank account opened till she turned 14 year, यानी 14 वर्ष तक की आयु तक निर्धारित धनराशि जमा करना पड़ेगा। और this account can be opened from the time of daughter's birth till she complete 10 year of age, यानी 10 वर्ष तक की आयु तक खुलवाया जा सकता है। Under the बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ scheme, the parent will have to deposit the amount till the daughter's turn 14, ये हमने बताया ही। और 50% ऑफ दिस अमाउंट कैन बी विथड्रॉन आफ्टर द डॉटर्स टर्न 18 एंड फुल अमाउंट कैन बी विथड्रॉन फॉर द डॉटर्स मैरिज वंस सी कंप्लीट्स 21 ईयर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है महिला सशक्तिकरण के लिए, बालिकाओं की पढ़ाई के लिए यह बहुत ही मददगार सिद्ध होगी। इसी में सुकन्या समृद्धि योजना की भी सुविधा ले सकते हैं। तो यहाँ पर दिया जा रहा है कि अगर 1000 रुपए या देते हैं तो यानी साल में 12,000 रुपया जमा होता है। 14 वर्षों में कुल 1,68,000 रुपए की धनराशि जमा की जाएगी। बैंक अकाउंट के 21 वर्ष बाद जब मैच्योर होगा तो बेटी को 6,07,128 रुपए की धनराशि प्राप्त होगी। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए पात्रता क्या? बेटी की आयु 10 वर्ष होनी चाहिए, बेटी के नाम पर एक सुकन्या समृद्धि अकाउंट भी खुला होना चाहिए और भारत का निवासी। तो इस तरह से महत्वपूर्ण योजना है। अब बढ़ते हैं व्यक्तित्व में। तो व्हाट्सएप अपॉइंट्स मनीष महात्मे टू हेड इट्स पेमेंट बिजनेस इन इंडिया, यानी व्हाट्सएप ने अपॉइंट किया है अमेजन के पूर्व कार्यकारी मनीष महात्मे को अपने भुगतान कारोबार का प्रमुख नियुक्त किया है। इस तरह से एज डायरेक्टर ऑफ व्हाट्सएप पेमेंट इंडिया महात्मे विल वर्क टू इंप्रूव द पेमेंट एक्सपीरियंस फॉर यूजर्स, द कंपनी सेड इन ए स्टेटमेंट। दोस्तों 2009 में इसकी स्थापना की गई थी व्हाट्सएप की। विल कैथकार्ट इसके सीईओ हैं। इसका हेड क्वार्टर मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में है और 2014 में फेसबुक ने इसका अधिग्रहण कर लिया था। तो इस तरह से महात्मे हैज ओवर 17 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज एंड पेमेंट सेक्टर। 17 साल का अनुभव वो सिटी बैंक, एयरटेल मनी, अमेजन में भी रह चुके हैं। अब बढ़ते हैं बुक्स एंड अवार्ड्स में। दोस्तों सीनियर जर्नलिस्ट पी साईनाथ बहुत ही रिनाउंड पर्सन है, रिसीव जापान प्रेस्टिजियस अवार्ड फुकुओका अवार्ड। तो यह सीनियर जर्नलिस्ट एंड फाउंडिंग एडिटर ऑफ पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया एंड पी साईनाथ हैज बीन ऑनर्ड विथ जापान प्रेस्टिजियस ग्रैंड फुकुओका प्राइज दिस ईयर। One of Japan's top prize, the Grand Fukuoka, is open to all Asian countries and has been awarded to Sainath for investigating poor farming villages in India and bringing the voice of the rural population to द मासेस। तो इस तरह से यह जो है भारत में गरीब कृषक गांवों की रिपोर्टिंग करने और ग्रामीण आबादी की आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। और ये फुकुओका जो अवार्ड है इसका देयर आर 3 कैटेगरीज। हाँ, याद रखना, एजुकेशनल, कल्चरल एंड कह सकते हैं इसकी जो है शैक्षणिक, सांस्कृतिक और ग्रैंड प्राइज, इन 3 श्रेणियों में है। तो इसमें इससे पहले भारत में इस पुरस्कार को प्रोफेसर रोमिला थापर को भी मिल चुका है। उस्ताद अमजद अली खान कल्चरल, AR रहमान ग्रैंड को सम्मानित किया जा चुका है। तो इस तरह से इस बार पी साईनाथ यानी चौथे भारतीय होंगे। तो एकेडमिक प्राइज ऑफ 2021 हैज बीन गिवन टू जापानीज academician Mio Kishimoto and the cultural prize to Thailand's writer and filmmaker
प्रबदायून को मिला है, याद रखेंगे। और तीसरा हमारे देश के पी साईनाथ को मिला है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है पी साईनाथ की एवरीबडी लव्स अ गुड ड्रॉट, इनकी लोकप्रिय पुस्तक है। और उन्होंने कहा है कि ये जो मिलेगा 5 मिलियन येन यानी 33 लाख रुपए से, वह कोविड-19 से दम तोड़ चुके स्ट्रिंगर्स के परिवारों की मदद करेंगे। इसके साथ साथ आदिवासी और दलित लोगों की भी मदद करेंगे। और इससे पहले उन्हें 1995 में पत्रकारिता के लिए यूरोपीय आयोग के लॉरेंजो नटाली अवार्ड मिला था। 2000 में इन्हें राइट यानी ग्लोबल ह्यूमन राइट जर्नलिस्ट अवार्ड भी मिला था। इसी तरह से जो है 2001 में संयुक्त राष्ट्र के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन 2001, इसको बोरमा प्राइज कहते हैं, मिला था। और दोस्तों रमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसे एशिया का नोबेल कहा जाता है, 2007 में इन्हें मिल चुका है। नाउ वी हैव टू डिस्कस बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज। तो इसमें जो है अमेजन वेब सीरीज एक्वायर एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप विकर डॉट का अधिग्रहण कर लिया है। अमेजन वेब सर्विस ए सब्सिडरी ऑफ अमेजन that provides on-demand cloud computing platforms and APIs to individuals has acquired Wicker, an encrypted messaging app founded in 2012। यह 2012 में स्थापित थी। इनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप विकर का अधिग्रहण किसने किया? अमेजन वेब सर्विस ने। और विकर क्या है? एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इट हैज डेवलप्ड सेवरल secure messaging apps based on the needs of different customers including Wicker Me, Wicker Pro, Wicker Enterprise, Wicker RAM। यह सब इसी के हैं, कह सकते हैं। तो Wicker instant messaging app allows user to send and receive in-to-in encrypted message। और Amazon वेब सर्विस के बारे में तो जानते ही हैं कि इट इज यह सब्सिडरी ऑफ Amazon that provides one demand क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म एंड एपीआईज टू इंडिविजुअल। और इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। 1996 से जेफ बेजोस इसके सीईओ हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों स्पोर्ट न्यूज में। अदिति अशोक क्वालिफाई फॉर हर सेकंड सक्सेसिव ओलंपिक्स, यानी अदिति अशोक ने लगातार दूसरे ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इससे पहले रियो ओलंपिक में भी इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। यानी गोल्फ जो है 1904 के बाद रियो ओलंपिक से अब लगातार जा रहा है। यानी उस दिन हमने अनिर्बान लाहिड़ी के बारे में बताया था, दूसरे ये हो गई। अब यूरो कप की बात कर लेते हैं। यूक्रेन बीट स्वीडन टू रीच क्वार्टर फाइनल फॉर द फर्स्ट टाइम। यूक्रेन ने स्वीडन को हराकर पहली बार क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। इस तरह से अंतिम 16 राउंड के सभी मैच पूरे हो चुके हैं। तो यूक्रेन ने स्वीडन को हराया है। अब जो है क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन का मुकाबला किसके साथ होगा? जो है यूक्रेन के जो कह सकते हैं कि इंग्लैंड से होगा। इंग्लैंड काफी सशक्त टीम है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डेज में। आज इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे है, यानी 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस के रूप में मनाया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड एस्टेरॉयड इवेंट नियर द टुंगास्का रिवर इन साइबेरिया, रसिया। तो यह तुंगास्का नदी के पास हुई सबसे बड़े दर्ज एस्टेरॉयड घटना, और यह घटना आज ही के दिन हुई थी 1908 में। यह ध्यान रखेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2016 में 30 जून को इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे के रूप में घोषित किया, जो है मनाने के रूप में। तो यह 1908 में साइबेरिया पर तुंगस्का प्रभाव की वर्षगांठ को मनाया जा सके, इसलिए जो है 30 जून को इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे मनाया गया। एस्टेरॉयड जो क्या होता है? एस्टेरॉयड आर स्मॉल रॉकी बॉडीज दैट ऑर्बिट द सन। ये ध्यान रखेंगे, यह छोटे चट्टानी पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अकॉर्डिंग टू नासा, द रॉकी रिमेन्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ आवर सोलर सिस्टम अबाउट 4.6 बिलियन ईयर एगो आर कॉल्ड एस्टेरॉयड। यानी नासा के अनुसार 4.6 अरब साल पहले हमारे सौर मंडल के गठन से बचे हुए चट्टानी अवशेषों को ही हम एस्टेरॉयड कहते हैं। नासा सेज दैट देयर आर करंटली मोर देन 1 मिलियन नोन एस्टेरॉयड, यानी ज्ञात एस्टेरॉयड 1 लाख से ज्यादा हैं। यहां पर इसको ठीक कर लीजिएगा 1 लाख।
ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। 1 लाख नोन एस्टेरॉइड। उल्का पिंडों से यह अलग होते हैं, यह मिटियोर से अलग होते हैं, जो पदार्थ के छोटे पिंड होते हैं, जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय प्रकाश की एक लकीर के रूप में दिखाई देते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में। नेशनल पार्क की हम चर्चा कर रहे थे, कल 50 नेशनल पार्क किए थे, और आगे के 50 नेशनल पार्क जैसे पेंच राष्ट्रीय उद्यान, इसे प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, डायनासोर फॉसिल्स नेशनल पार्क मंडला में है, तो ये सारे जो है मध्य प्रदेश में हैं। फिर इसी तरह से चांदोली नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है, गूगामल नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है, नवगांव महाराष्ट्र में है, संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है, ताडोबा भी महाराष्ट्र में है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये भी, तो ये इसकी सीमा टच करती है। और कैबुल लामजाओ ये मणिपुर में है, और यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क। नॉकरेक नेशनल पार्क ये भी मेघालय में है, मेघालय की हाईएस्ट पीक भी है। मोरलेन जो है मिजोरम में है, और इस तरह से इसका हिंदी में आपने देखा। और यहां पर फांगफुई नेशनल पार्क, इटांकी, इसको नटांगी कहेंगे, एन जो है साइलेंट है, इटांकी नेशनल पार्क बोला जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। यहां पर थोड़ा सा, फांगपुई नेशनल पार्क मिजोरम में है, इटांकी इसको जो है NTANGKI याद रखिएगा, इसका स्पेलिंग इसको ठीक कर लीजिएगा, NTANGKI, हाँ, इटांगी नेशनल पार्क नागालैंड। भितरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा, सिमलीपाल उड़ीसा, सरिस्का राजस्थान, रणथंभौर भी राजस्थान, मुकुंदरा हिल्स जो है राजस्थान, थार नेशनल पार्क राजस्थान, केवला देव नेशनल पार्क खाना बर्ड सेंचुरी के नाम से भी, कंचनजंगा सिक्किम, मुदुमुलाई तमिलनाडु, मुकुर्थी भी नेशनल पार्क तमिलनाडु में ही है, और गोइंदी नेशनल पार्क यह है स्पेशल फॉर स्नेक्स, सांपों के लिए जाना जाता है, गल्फ ऑफ मन्नार, बाइसन नेशनल पार्क त्रिपुरा, क्लाउडेड लिपर्ड नेशनल पार्क भी त्रिपुरा में ही है, और ये इसका हिंदी में दिया गया है। तो यहाँ पर झांसी रानी मरीन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार, यह जो है इसको इंग्लिश में दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, यह जो है उत्तर प्रदेश में है। फिर गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड, गोविंद पशु विहार उत्तराखंड, जिम कार्बेट यह भारत का पहला नेशनल पार्क 1936 में स्थापित किया गया था, नंदा देवी, राजा जी और वैली ऑफ फ्लावर ये सब उत्तराखंड में है। इसी तरह से वेस्ट बंगाल के गोरुमारा, बुक्सा, नेवरा वैली ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जालदापारा। इसी तरह से अंडमान निकोबार के महात्मा गांधी मरीन, मिडिल बटन आइलैंड, माउंट हैरियट ये सब वहां पर चोटियां भी हैं, नॉर्थ बटन आइलैंड। तो इस तरह से रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, सैडल पीक सबसे हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, कैम्बेल बे नेशनल पार्क और गलातिया नेशनल पार्क, ये सब जो है अंडमान निकोबार में है। तो 104 हैं, 2 और अभी हाल ही में जुड़े हैं असम से, दिहांग पथकई नेशनल सेंचुरी एंड रायमोना नेशनल पार्क। तो अब टोटल जो है 106 हो गए हैं, याद रखिएगा, और असम में 7 नेशनल पार्क हो गए हैं। अब बढ़ते हैं आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही सुंदर उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में हैं सुश्री संगीता दास, नीतू गौतम, गौरव सिंह, ज्योति गर्ग, वीरपाल सिंह, मोहम्मद हसन, दीक्षा सिंह, रवि पटेल, नीतीश, मंटू कुमार, संजय नेगी, विवेक यादव, संदीप गोपाल, अंकिता राठौर, त्रिवेणी बघेल, निशाकांत, एकता, अदिति, मनु शर्मा, साई तेजा डुग्गी, नाइम अंसारी, सूरज उपाध्याय, आकाश वरुण, पूर्णिमा जायसवाल, इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिए हैं। 1-2 लोगों ने प्रश्न भी किया है। नाइम अंसारी जी ने कहा है कि स्टेट वाइज माउंटेन पीक्स जरूर कराएंगे। फिर ज्योतिगर का प्रश्न है कि गर्म खून वाले जीवों से क्या तात्पर्य है। अगर गर्म खून वाले जीव होते हैं तो ठंडे खून वाले भी जीव होते हैं। आपके मन में यह जो विचार आया बहुत ही अच्छा है। निश्चित रूप से गर्म खून वाले और ठंडे खून वाले 2 अलग अलग किस्म के प्राणी होते हैं। तो इसमें जैसे कि हम बात करते हैं, इनको एंडोथर्म और एक्टोथर्म कहा जाता है। क्या कहेंगे? जैसे जो ठंडे खून वाले होते हैं, शीत रक्त वाले, जो शीत रक्त वाले जंतु, इनको कहेंगे कोल्ड ब्लड। हाँ, कोल्ड जो है ब्लड वाले जो एनिमल होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कॉल्ड एक्टोथर्म।
ऐसे जीव जो आसपास के तापमान में परिवर्तन के साथ एक स्थिर यानी एक स्थिर स्तर पर अपने तापमान को नियंत्रित करते हैं। चयापचय दर मुख्य रूप से उनके शरीर के अंदर उत्पन्न ऊर्जा के बजाय पर्यावरण से गर्मी या ऊर्जा लाभ द्वारा नियंत्रित होती है। तो ठंडे खून वाले जो जानवर होते हैं इन्हें एक्टोथर्म कहते हैं, और इसमें जो है जानवर गर्म निवास स्थान में पाए जाते हैं। पशु जो ठंडे आवास में रहते हैं वे आमतौर पर सुस्त होते हैं। तो ठंडे खून वाले जो जानवर अपने शरीर के तापमान को बढ़ाने के लिए विभिन्न रूपांतरों को दिखाते हैं, जैसे कि धूप में नहाना, शरीर के रंग बदलना, सूरज की रोशनी के तहत अंगों को बाहर निकालना आदि आदि। तो इस तरह से ठंडे मौसम में ठंडे खून वाले जानवर बहुत ही निष्क्रिय हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए क्या है, मेढक उभयचर वर्ग का प्राणी होता है कि नहीं। मेढक की प्रजातियां सैलामेंडर सर्दियों के मौसम में नहीं दिखाई देते। मेढक कब टर टर करता है, वर्षा का समय, मानसून जब आता है। तो अधिकांश कीड़े जो नहीं उड़ सकते हैं, हाँ, तो ये सरीसृप वर्ग के जो है मछली ठंडे खून वाले या जानवर होते हैं। अब गर्म खून वाले बात कर लेते हैं। तो जो है इसको कहेंगे कोल्ड ब्लडेड हो गया। गर्म खून वाले क्या होगा, तो इसको एंडोथर्म कहा जाता है। तो यह पर्यावरण के तापमान में वार्म ब्लडेड जो एनिमल्स होते हैं बदलाव के बावजूद भी अपने शरीर के तापमान का उत्पादन कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग क्या है, गर्म खून वाले हैं। मानव प्रजाति खासकर जो है कह सकते हैं कि स्तनधारी वर्ग के जीव जंतु जो होते हैं उनको जो है एंडोथर्म कहा जाता है। पक्षी वर्ग भी गर्म वाले खून वाले होते हैं। तो जैसे अब हम लोग क्या अंटार्कटिक क्षेत्र में भी रह सकते हैं, आर्कटिक में भी रह सकते हैं, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी रह सकते हैं। तो इस तरह से यह मुख्य रूप से चयापचय प्रक्रियाओं को, पसीना, हाँ, इंसुलेशन, रक्त प्रवाह, ये सब हम लोग कर लेते हैं। और इसमें परिवर्तन जैसे 35 to 40 डिग्री सेल्सियस निरंतर शरीर का तापमान हम लोग बनाए रखते हैं। तो यह है इसमें। और एक प्रश्न आपने और भी किया था उसमें कि यह जो है जो रेबीज का टीका होता है, तो देखिए अगर जो जिन पालतू पशुओं को हम घर में पालते हैं उनको टीकाकरण उनका हुआ भी रहता है, उसके बावजूद भी अगर वो काट लेते हैं तो हमें टीका लगवाना चाहिए, और 72 घंटे के अंदर ही लगवाना चाहिए। और उसे 15 दिन तक देखा जाता है कि वह कुत्ते की मौत तो नहीं हो गई, या इस तरह की उसमें जो लार ग्रंथियां होती हैं, चूंकि यह बीमारी बड़ी खतरनाक है, इसमें स्लाइवा से इवन आपका अगर कोई अंग कटा हुआ है, अगर वह चाट भी लेता है और कैनाइन दांत में, तो इसके होता ही होता है। हालांकि अमेरिका में ज्यादातर चमगादड़ों से, उसके सलाइवा से फैलता है, लेकिन अपने भारत में कुत्ते के काटने से होता है। तो यह जो है आप देखिए कि लोग इस पर नजर रखते हैं। जैसे आप समाज क्षेत्र में बोलते हैं ना कि उधर मत जाइएगा, उधर बहुत ही कुत्ता वो बहुत बार बार काटता है लोगों को। तो यह जो है उनमें यानी कि वह संक्रमित है वो, और नस जो संक्रमित नहीं भी है उसके बावजूद भी वैक्सीन तो लगवानी ही पड़ेगी। तो यही महत्वपूर्ण है, यह ध्यान रखेंगी। अब बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न में। फार्मा कंपनी मॉडर्ना वैक्सीन हैज गॉट परमिशन फॉर इमरजेंसी यूज इन इंडिया। टू विच कंट्री डज दिस फार्मा कंपनी बिलोंग? रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड 5th लॉन्गेस्ट हाई स्पीड कार टेस्टिंग ट्रैक was inaugurated in which state? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, which two countries have recently started the joint military exercise मुस्तफा कमाल अतातुर्क 2021 in बाकू? जॉर्जिया और टर्की, आर्मेनिया और अजरबैजान, अजरबैजान और टर्की, ईरान और टर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स Chief R.K.S. Bhadauria became the first foreign military chief to inspect the Air Force parade of which country? Afghanistan, Bangladesh, Pakistan या Sri Lanka? And next question है, in which year was the बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ scheme initiated? 2014, 15, 18 या 19? And next question है, recently who has been honored with Fukuoka Grand Prize 2021? पल्ला गुम्मी साईनाथ या पी साईनाथ, एयर रहमान, रोमिला थापर, रमेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whom has WhatsApp appointed as the head of its payment business in India? मनीष महात्मे, राकेश वोरा, रोहित वशिष्ठ या इनमें से कोई नहीं। अदिति अशोक is related to which sport? शूटिंग, गोल्फ, बैडमिंटन एंड रेसलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when is International Asteroid Day celebrated? 26, 27, 29
या 30 जून? एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच टू न्यू नेशनल पार्क हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड रिसेंटली इन द स्टेट ऑफ असम? दिहांग पटकाई अभ्यारण्य एंड नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना नेशनल पार्क एंड मानस नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क एंड दिहांग पटकाई नेशनल सेंचुरी, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क एंड दिहांग पटकाई नेशनल सेंचुरी। तो इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो भी आप लोगों को पसंद आया होगा, और दोस्तों पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब भी किया करें एंड बेल आइकन जरूर दबाया करें। थैंक यू दोस्तों।